एक कहानी है एक कोरा नाम की एक लड़की की जिसका बेटा कहीं पर गायब हो गया था। तब उसे एक आदमी मिलता है जिसने उसे यकीन दिलाया कि उसका बेटा उसे वापस मिल जाएगा, अगर वो इस दुनिया में ना भी हुआ तब भी। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जिसको पुलिस ने चारों तरफ से सील किया हुआ था। उस घर में एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है जो हर चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। तभी हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कोरा की थी, जो कह रही थी, जल्दी से आओ, मेरी मदद करो। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। वो बताती है कि उसके घर में कोई है जो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा है। उस घर में अब जब पुलिस आती है तो घर का अजीब ही माहौल था। सारा घर बिखरा हुआ था, खून की निशान थी, पर वहाँ पर किसी का लाश नहीं थी और ना ही किसी को मारा गया था। लेडी ऑफिसर कोरा के घर में ये सब चेक कर रही थी। वो उसकी बहन थी। हर चीज़ की जांच करने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और आके कोरा से पूछताछ करती है क्योंकि उसके जिस्म पे भी खून लगा हुआ था। पहले तो वो कुछ भी नहीं बताती, मगर ज़्यादा पूछने पर सब कुछ बता देती है। वो कहती है, ये सब तो मैं अपने बेटे को सिर्फ वापस लाने के लिए कर रही थी। कोरा की बहन कहती है, तुम होश में तो हो? तुम जानते नहीं क्या तुम्हारा बेटा 7 साल पहले गायब हुआ था और हो सकता है वो अब तो जिंदा भी ना हो। उसकी बहन उससे पूछती है, खून किसका है? कोरा तभी भी कुछ नहीं बताती। आखिर कोरा के साथ हुआ क्या था, हमें उसकी पहले की कहानी दिखाई जाती है, उस वक्त की जब उसका बेटा गायब हुआ था। कोरा एक गैर जिम्मेदार माँ थी। वो हर वक्त नशा किया करती थी। वो एक लड़के के साथ रहती थी जो उसका दोस्त था। उसके साथ वो हर वक्त नशा किया करती थी और उनके पास पैसे का भी कमी थी, इसीलिए गलत काम करने के लिए भी तैयार थे दोनों। एक दिन कोरा के घर पे पुलिस आती है। कोरा और उसका दोस्त घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है, मगर ये कोरा से पूछती है कि क्या आप जानती है क्या आपका बेटा कहाँ पे है? कोरा कहती है वो अपने कमरे में होगा, मगर देखने पे पता चलता है वहाँ पर नहीं है। कोरा के बेटे को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार होती है जिन्हें जंगलों की तरफ भेजा जाता है, जबकि दूसरी टीम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका बेटा कहीं पर भी नहीं मिल सका। उसका सिर्फ एक जूता मिला। इस हादसे को हुए कुछ साल बीत जाता है। कोरा अब एक ग्रुप का हिस्सा थी। उसमें सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। कोरा उन सबको अपनी कहानी सुना रही होती है। कहती है, मेरे बेटे को गायब होने के बाद मैंने नशा छोड़ दिया, लेकिन इससे मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। वो अपने मॉम के घर रहने लगी। वहाँ पर उसने अपने बेटे के लिए एक कमरा भी रखा हुआ था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा ज़रूर वापस आएगा। कोरा की बहन जो पुलिस ऑफिसर थी वो भी कोरा से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन कोरा हमेशा गुस्से में होती थी और अपने बहन से सही से बात भी नहीं करती थी। कोरा की इतनी ज़िंदगी के बारे में तो पता चल गया। अब सीन दोबारा पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होती है। वहाँ पर उसकी बहन पूछती है, कोरा एक खून किसका है, बताओ मुझे, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पर कोरा इवन नाम की आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है, इवन हमारा ग्रुप का हिस्सा था। एक दिन कैफ़े में वो मुझसे मिलने आया, फिर हम दोस्त बन गए। इवन भी अपनी बेटी को खो दिया था, तालाब में डूबने की वजह से मर गई थी। उसकी लाश पुलिस को कुछ दिन बाद मिली। मुझे लगा कि इवन मेरे हालात को समझेगा क्योंकि उसने भी किसी को खोया है। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी बेटी को देखा है। ये सुनकर कोरा की बहन कहती है, मरे हुए लोगों को कोई कैसे देख सकता है? कोरा, क्या तुम अभी भी नशे में हो? वो कहती है, नहीं। कोरा फिर से अपनी कहानी की आगे बढ़ाती है। वो बताती है, एक दिन मैं घर पर अकेली थी। इवन मेरे घर पर आया। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो मेरे बेटे को वापस ला सकती है। मैं उसे देख पाऊंगी, छू सकती हूँ, क्योंकि वो खुद भी अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने में कामयाब हुआ था। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसको घर से निकाल दिया। उसकी बहन पूछती है, कोरा इवन आखिर चाहता क्या था? वो बताती है कि उसने अपनी बेटी को दोबारा जिंदा किया था। वो काली दुनिया से उसे वापस लाया था। फिर कोरा की बहन उससे पूछती है, वो कैसे? उसके चेहरे पर डर था। कोरा बताती है, उस जगह से जहाँ पर मरने के बाद लोग जाते हैं। उसकी बहन हंसने लगती है, कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कोरा? मुझे खुद उसकी लाश मिली थी। मैंने उसकी बेटी को मरे हुए खुद अपने आंखों से देखा है। कोरा कहती है, नहीं, तुम नहीं जानती। अभी जाके उसका डेटा चेक करो। एवन की बेटी अब दूसरे शहर में रहती है। उसने अपनी बेटी का नाम भी बदल दिया। उसकी बेटी इस दुनिया में ही है। ये सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा था। जब मुझे यकीन हो गया तब मैं एक दिन एवन से मिलने गई। उससे मैंने पूछा, ये सब तुमने कैसे किया? तब एवन ने मुझे बताया कि ये सब एक औरत ने उसे बताया था। ये एक जादू है जो कई दिन तक चलता है और अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो वो अपने मरे हुए बच्चों को वापस ला सकता है। बस इसको करते हुए खुद पर यकीन होना चाहिए। वो चाहता था मैं भी उसके जादू का हिस्सा बन जाऊँ। मेरी बेटे के लालच ने मुझे ये सब
सब करवाया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा कोशिश तो की जा सकती है ना। जब मैं वो जादू करने के लिए मान गई तो एबन ने मुझे सामान लाने के लिए कहा, जिसमें ढेर सारा नमक, मोमबत्तियाँ और जंजीर शामिल थी। उसने मुझे ये भी कहा कि घर में कोई बिजली टेलीफोन नहीं होगा, जिससे जादू पर कोई भी असर ना पड़े। उसने मुझे जैसे बताया मैं सब कुछ वैसे ही किया। एवन ने मुझे खास पानी में नहाने को बोला, जिससे उसकी सारे बुरे सोच खत्म हो जाएगी। मैं इस बात को मजाक मानने लगी। एवन ने मुझे कहा ये सब मजाक नहीं है, अगर तुम इन चीज़ों को मजाक में लोगी तो भूल जाओ अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर मैंने उससे कहा मैं इन चीज़ों पर यकीन करूँगी। मैंने उससे पूछा तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल चुकी है ना, तो तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो। वो मेरी इस बात पे परेशान हो गया। मुझे बताया कि मेरी बेटी अभी अपनी माँ के पास है। मैंने कहा क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मेरा किसी चीज़ पे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। वो कहता है नहीं, बस मुझे काम पूरा करना है, फिर मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी। उसने नमक का दायरा बनाकर मुझे जंजीर से बांध दिया और खुद मंत्र पढ़ने लगा। उसने हर मंत्र को लिख लिया था जो उसने कहा, मैंने वही दोहराया। आखिर में मेरी हिम्मत जवाब दे गया। मैंने उससे कहा बस बहुत हो गया, अब मुझे खोल दो, पर उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक से मैं हवा में तैरने लगी और एकदम से आके फर्श पे गिर गई। मुझे भी यकीन हो चुका था कि यह सब हो सकता है, मैं अपने बेटे को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। अब अगला जादू का हिस्सा था इनविटेशन, बुलावे का। हम दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़े, सारा घर हिलने लगा, मोमबत्तियाँ बुझ गई और अचानक से सूरज भी गायब हो गया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैं समझ गई थी हम लोग उस दुनिया का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक जिंदा इंसान के लिए बड़ा खतरा है। सुबह को अगले दिन मेरा दोस्त आया जो मेरे साथ मिलकर नशा किया करता था। उसने जब मुझे एवन को एक साथ घर पर देखा तो उसे लगा कि हमारा बीच कोई रिश्ता है। उसने एवन के पर्स से पैसा चुराए और मुझे उल्टा सीधा कहकर चला गया। अब हमारा अगला कदम था ग्रिप, यानी कि गम। एवन मुझे बताया कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गई। हमने ये काम शुरू किया। ये सब करते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में चली गई। जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था मैंने देखा वो मेरे पास आया, लेकिन मैं नशे में थी इसीलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकी। मेरा बेटा गुस्से में बाहर चला गया। मैंने अपने ख्यालों में देखा एक वैन वाला उसे अगवा करके ले जा रहा है। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मगर मेरे पीछे एक काला साया था जो मेरे गम और गुस्से की परछाई थी। वो परछाई मुझे उस जगह पर ले गई जहाँ पर किडनैपर ने मेरे बेटे को रखा था। जब मैंने अपने बेटे को ऐसे हाल में देखा तो मैं चिल्लाने लगी, मगर तभी एक खौफनाक डीमन मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे को दोबारा हासिल करना चाहती हो तो खुद पर काबू पाना होगा। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है और कोरा ये कहानी अपनी बहन पुलिस ऑफिसर को बता रही थी, मगर उसका इन सब बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो कहती है कोरा क्या तुम अभी भी नशे में हो। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने जादू के जरिए ये सब कुछ देखा। उस किडनैपर ने मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बेटे को ढूंढना। कोरा की बहन पुलिस ऑफिसर यहाँ से चली जाती है। अब उसके पास एक लेडी ऑफिसर आती है जो बताती है कोरा सच कह रही है, एवन की बेटी जिंदा है जो अपनी माँ के साथ रहती है। ये सुनकर कोरा की बहन परेशान हो गई थी। अब यहाँ से कहानी पीछे जाती है। जिस दिन एवन के साथ कोरा के रिचुअल के आखिरी दिन था, एवन कोरा से कहता है कि आज हम सौदा करने वाले हैं, मगर उसने कोरा को ये नहीं बताया था कि किस चीज़ का सौदा। वो कोरा को बताता है कि कुछ भी हो जाए दायरे से बाहर मत निकलना, अगर कहीं भी गलत हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आज एवन को जंजीरों से बांधा जाना था। कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अजीब सी काली ताकत ने एवन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तभी उसके मुंह से अजीब सी चीज़ें भी बाहर निकलने लगी थी, जिनमें हड्डियाँ, बाल और खून शामिल थी। ये सब देखकर कोरा डर से चिल्लाने लगती है और उसने दायरे को भी तोड़ दिया था और डर कर बाहर आ जाती है। कुछ देर के बाद जब वो दोबारा घर के अंदर गए तब एवन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने अचानक से कोरा पर हमला कर दिया था। साथ ही कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना। मगर अचानक से किसी काली ताकत ने एवन को अंधेरे में खींच लिया था। अब वो काली ताकत कोरा के पास आती है, उससे अधूरा काम पूरा करने को कहता है और ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो अपने बेटे को भूल जाए। कोरा अभी भी यहाँ पर समझ नहीं पाई थी। एवन ने जो उसको कहा था वो किसी और का नहीं बल्कि कोरा का सौदा करने वाला था, एक शैतान से। अगले रिचुअल के हिस्से में वो एक बकरी लाती है।
उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। जब रिचुअल जादू को पूरा करने दोबारा से कमरे में आई, इस बार मंत्र पढ़ते ही अपने ख्यालों में अजीब सी खेतों में पहुंच गई थी। वहां पर उसे एवन मिला था जो उसे मीट खाने को बोलता है, गिलास में खून पीने को देता है। ये सब कोरा को करना था, जिसके बाद ही वो अपने बेटे से मिल पाएगी, मगर उसके लिए ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल था। एवन को उसकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आती है। वो यहाँ पर कोरा को बताता है, दरअसल उस काली ताकत को अपने लिए एक जिस्म चाहिए, वो तुम्हारा जिस्म है। ऐसा होता तो मैं अपनी बेटी से मिल पाता, मेरा ये रिचुअल पूरा हो जाता, मगर कोरा तुमने सब कुछ खराब कर दिया। क्योंकि एवन तो खुद ही अपने काले जादू की वजह से मर चुका था। कोरा वापस से अपने दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर एक शैतान यानी कि वो काली ताकत जिसको एवन जिस्म देना चाहता था, वो कोरा के पीछे होता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे जिस्म ना दिया तो तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में होगा। कोरा अपने बेटे को किसी भी तरह हासिल करना चाहती थी। वो इसीलिए अपने उस दोस्त को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके साथ वो अक्सर नशा किया करती थी। वो जब उसके घर आया तो धोखे से कोरा ने उसे शैतान के आगे फेंक दिया, मगर शैतान को उसका दोस्त का नहीं, कोरा के जिस्म चाहिए था। वो अब उसके पीछे था। कोरा पागलों की तरह अपने जान बचाते ही यहाँ वहाँ घूम रही थी और पुलिस को कॉल करती है कि मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। और यही सीन था जो हमने शुरू में सुना था। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कोरा से उसकी बहन ये कह रही थी कि जब तक सही तरह तुम्हारा केस की जांच पड़ताल नहीं हो जाती, तुम्हें पुलिस स्टेशन में ही रहना होगा। कोरा अपने बहन को समझाती है कि शैतान मेरे पीछे है, वो मेरे बेटे के बदले मेरे जान ले लेगा। मगर उसकी बहन को ऐसा लग रहा था कि कोरा जेल में महफूज है। कोरा को पता चल चुका था कि उसका अब आखिरी वक्त आ चुका था। लाइट जलने बुझने लगती है। एक आवाज़ गूंज रही थी, रिचुअल पूरा हुआ। शैतान कोरा की आत्मा को अपने साथ ले गया। उधर कोरा की बहन एक बार फिर से उसकी घर की तलाशी लेने जाती है, जहाँ पर उसे अलमारी से आवाज़ आ रही थी। जब वो जाकर देखती है, उधर कोरा का बेटा मिलता है, बिल्कुल वो सा जैसा 7 साल पहले वो गायब हुआ था। इसका मतलब एवन सच्चा था। उसके रिचुअल जादू से कोरा का बेटा वापस तो आ गया, मगर कोरा को अपनी जान देनी पड़ी। इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें।